हेलो दोस्तों। हेलो प्यारे बच्चों। आज हम केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, पराशरण दाब। पराशरण दाब क्या होता है, पराशरण क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है, दोनों तीनों चीज़ों को डिटेल में बताने वाले हैं। तो मेरे साथ जितने भी बच्चे कनेक्ट हुए हैं वो एकदम माइंड सेटअप करके क्लास को देखें, और जहां पे भी डाउट, एक भी डाउट, 1% भी डाउट छोड़ेंगे नहीं। केमिस्ट्री का लाजवाब टॉपिक, पराशरण दाब। पराशरण पराशरण क्या होता है, पराशरण दाब क्या होता है, और उसमें एक मेम्ब्रेन आता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, ये चीजें मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। जैसे आपको पहले एग्जाम्पल की बात अगर करें तो बेटा, चने को आप भिगोए होंगे। जब चने को या मटर को जल में डाल दिया जाता है और वो थोड़ी देर के बाद कुछ देर तक छोड़ देने पर वह फूल जाता है। देखे हैं, अनुभव करे होंगे, फील आ रहा होगा। जीव जंतु हैं, जब बेटा मर जाते हैं तो नहर में पानी में फेंक दिया जाता है। जब फेंक देते हैं तो वो भी फूल जाता है। फूल जाना का वजह क्यों बेटा ये फूल जाते हैं? जंतु हैं, पानी में रखने पर, जब मर जाने पर, मरे हुए जंतु को पानी में रखने पर वह फूल जाते हैं। चने मटर को पानी में कुछ देर तक भिगो देने पर वो भी क्या होते हैं, फूल जाते हैं। इसी तरीके से प्याज को नमक के पानी में रख दिया जाए, प्याज को नमक के पानी में रख दिया जाए तो प्याज का कुरकुराहटपन, प्याज का कुरकुराहटपन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कुरकुराहटपन का मतलब, जैसे बिस्कुट है, बिस्किट है, ये क्या करता है, कुर की आवाज आती है ना। तो चिप्स है, कुरकुराहट की आवाज आती है। कुरकुरे आपने देखा है, सेम वो कुरकुराहट की आवाज होती है। तो कुरकुराहट प्याज से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। करेले को उसका कड़वापन को दूर करने के लिए हम इसको नमक के पानी में क्या करते हैं, रख देते हैं, उसका कड़वाहट खत्म हो जाता है। ये सब संभव इसकी वजह से होता है, एक तरफ जल, बाहर के वाटर, बाहर के पानी कहाँ चले आ रहे हैं, चने के दाल में, चने में आ जा रहे हैं, चना फूल जा रहा है। जंतु में आ जा रहा, जंतु फूल जा रहा है। दूसरी तरफ यह है कि करेले से ये जल बाहर निकल रहा है। कुछ स्थितियों में, कुछ घटनाओं में जल अंदर की तरफ आ रहा है, कुछ घटनाओं में जल बाहर की तरफ निकल रहा है। इन्हीं चीज को, ये सब एक प्रकार की झिल्ली, जिसे अर्ध पारगम्य झिल्ली के बदौलत हो रहा है। ये सारी घटनाएं किसकी बदौलत हो रहा है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की बदौलत हो रहा है। तो आप समझिए, ध्यान देने वाली मुख्य बातें हैं कि कुछ उदाहरणों में जल पदार्थ के अंदर की ओर और कुछ उदाहरणों में जल पदार्थ की बाहर की ओर जाता है। उसका एक कारण है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली अपने से कुछ पदार्थों को अंदर जाने देता है, अपने से कुछ विलायक को अंदर जाने देता है, और क्या करता है, कुछ को नहीं जाने देता है। तो हम समझना चाहते हैं ये अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है, पराशरण क्या होता है, इस बात को हम समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना है, क्या समझना है, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है। ये पराशरण की बात करते हैं बेटा, इसकी बात करेंगे, पराशरण की बात करेंगे। पराशरण को कहते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस। तो पराशरण को पढ़ने के लिए पहले आपको
अर्ध पारगम्य झिल्ली को पढ़ना है। आप क्यों पढ़ रहे हैं परासरण, ये बात समझ पाए? फिर से एक बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कोशिश कर रहे हैं? जंतु जो होते हैं, ये मरे हुए जंतु को पानी में अगर डाल दिया जाए, रख दिया जाए, वो फूल जाते हैं। चने मटर को पानी में रख दिया जाए, फूल जाते हैं। और मैंने आपको बताया, प्याज को नमक के पानी में अगर रख देंगे, उसका चरपरापन दूर हो जाता है। चरपरापन का मतलब कुरकुराहट, ये दूर हो जाता है। और मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया, करेले के कड़वेपन को दूर करने के लिए इसको नमक के पानी में रख दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो यहां पे ध्यान देने वाली मुख्य बातें ये है कि जल पदार्थ के अंदर की ओर, कुछ उदाहरणों में जल पदार्थ के अंदर की ओर, कुछ उदाहरणों में जल पदार्थ की बाहर की ओर निकलता है। ये सब संभव हो पाता है एक झिल्ली की वजह से, जिसको अर्धपारगम झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो ये आप समझिएगा, ये समझना ये है, पराशरण को समझने के लिए एक हमारे पास पात्र है, एक पात्र इस तरफ है, एक पात्र इस तरफ। ये पात्र हमने माना, और ये पात्र सेकंड है। दो पात्र हैं। पहले पात्र में बेटा शुद्ध विलायक जोड़ा गया। इसमें क्या रखा गया? शुद्ध विलायक। के अंदर शुद्ध विलायक रखा गया। शुद्ध विलायक के रूप में बेटा क्या होगा? शुद्ध विलायक के रूप में क्या होगा? शुद्ध विलायक के रूप में जल होगा। क्या होगा? के अंदर शुद्ध विलायक H2O, पानी। विलायक जो मिलाया जाता है, विले विले विलायक जो मिलाया जाता है, वो क्या है? विलायक है। ठीक है, ये विलायक, शुद्ध विलायक है H2O। और इधर बेटा विलयन है। इसमें क्या रखा गया है? विलयन रखा गया। विलायक और विलय अगर मिल जाते हैं, क्या बन जाता है बेटा? विलयन। ये विलयन है। विलयन मतलब विलायक है, इसमें विलायक के साथ साथ और क्या जुड़ा होगा? विलय, NaCl। समझ, ये क्या हो गया? विलयन हो गया। विलायक और विलय, ठोस विलय। ठोस विलय ये क्या है? ठोस विलय है। ठोस विलय, ये विलायक में H2O हो गया, और ठोस विलय में NaCl। में NaCl के अणु भी हैं, NaCl के अणु भी हैं, और इसके अंदर जल के भी अणु हैं। क्या ये इतनी बात समझ पाए? करना क्या है बेटा, इसके बाद आपको ये समझना है, इसके बाद ये समझना है, विलयन में ये चीजें हो गई। अब यहां पर प्रवाह की बात करते हैं। यहां पर एक मेम्ब्रेन होता है, इसी को कहते हैं अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली।
क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये क्या करता है? विलायक के अणु को इस तरफ ले जाता है, को ले जाता है विलायक के अणु। विलायक के अणु क्या करता है? इस तरफ पात्र सेकंड में जाता है। पात्र सेकंड में किसके अणु जाते हैं? विलायक के अणु जाते हैं। और अर्ध पारगम्य झिल्ली ऐसा क्यों जाता है, ये भी बात आप समझ लो। यहां पर जो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है का मतलब ये है कि विलायक को जाने देता है, लेकिन ये विलेय को नहीं जाने देता है। को नहीं जाने देता है, विलेय को नहीं जाने देता है। ये बात समझ लो। विलायक को जाने देता है, विलेय को नहीं जाने देता है। ठीक ऐसा ये मेम्ब्रेन है, ऐसा ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये विलेय को अलाउ नहीं करता है अपने से। किसको अलाउ करता है? विलायक को अलाउ करता है, विलेय को अलाउ नहीं करता है। इतनी बातें आप समझ गए। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब होता है ऐसी झिल्ली जिसमें केवल विलायक के अणु गुजर सकते हैं। की परिभाषा बेटा बहुत आसान शब्दों में क्या है? ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण गुजर सकते हैं। ऐसी झिल्ली जिसमें केवल विलायक के अणु गुजर सकते हैं उसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है? जिसमें केवल विलायक के अणु गुजर सकते हैं। ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु गुजर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। जैसे समझ लो अगरबत्ती आप देखे होंगे, एक जगह आप अगरबत्ती को सुलगा दो, जला दो, धुआं पूरे रूम में गूंज जाता है। धुआं पूरे रूम में गूंज जाता है। इसका मतलब यह है कि ज्यादा मात्रा से धुआं कम मात्रा की तरफ जाना चाहेगा। हर वस्तु है ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना चाहता है। ऐसे मेरे पास आपसे थोड़ी सी ज्यादा ज्ञान है तो मेरे से ये ज्ञान क्या करता है? ट्रांसफर होता है ज्यादा ज्ञान से कम ज्ञान की तरफ। तो जैसे मैं अपनी ज्ञान को ट्रांसफर कर रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं, ऐसे अगरबत्ती से धुआं निकलने के बाद ज्यादा मात्रा से वो कम मात्रा की तरफ प्रवाह होने लगता है। वैसे यहां पर भी विलायक ज्यादा है और विलयन में विलायक की तुलना में ये ज्यादा है। विलयन में कम है विलायक और विलायक ये मात्रा ज्यादा है, ये मात्रा कम है। तो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है। कौन होते हैं? विलायक के अणु होते हैं। विलायक के अणु होते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना है। तो ज्यादा कौन है? इसका विलायक ज्यादा है। ये विलायक ज्यादा है, विलायक ज्यादा है इसका। और बेटा इसका विलायक क्या है? कम है। इसका विलायक क्या है? कम है, कम विलायक है। इसमें विलायक की मात्रा बेटा क्या है? कम है। इसमें विलायक की मात्रा क्या है बेटा? ज्यादा है। ये कम विलेय है। अगर ज्यादा विलायक है तो कम विलेय भी है।
और ये बेटा ज्यादा विलेय है, इसीलिए इसमें ये आ रहा है। एक बात और समझना, यहां पर देखिएगा इसका विलायक ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कम सांद्रण वाला विलयन है। ये क्या है? कम सांद्रण वाला विलयन है। ये कम सांद्रण वाला विलयन है और इसका बेटा ये ज्यादा सांद्रण वाला विलयन है। इसमें सांद्रण ज्यादा है, जैसे चीनी को मिला दोगे इसमें पानी में, सांद्रण इसका ज्यादा हो जाएगा तो विलयन हो जाएगा। ये सिर्फ अगर पानी है तो इसका सांद्रण बेटा कम है, इसका सांद्रण कम है, इसका सांद्रण ज्यादा है, तो ज्यादा सांद्रण वाला विलयन है, ये कम सांद्रण वाला विलयन है। तो समझ जाओ परिभाषा, पराशरण क्या होता है? कम सांद्रण वाले विलयन से ज्यादा सांद्रण वाले विलयन की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली से गुजरते हुए विलायक के अणु अगर गुजर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या? परासरण। विलायक का कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होना क्या कहलाता है? परासरण। क्या कहलाता है? परासरण। कम सांद्रण वाले विलायक का कम सांद्रण वाले, ये कम मात्रा, ये मात्रा क्या? अधिक, ऐसा भी बोल सकते हो। अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रवाहित होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परासरण। कभी भूलना मत, मेरे पढ़ाने से अगर कभी भूल जाओगे तो समझ जाओ आप पढ़ नहीं रहे हो। ये मात्रा, इसका विलायक का मात्रा ज्यादा है और यहाँ विलायक का मात्रा कम है, तो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ क्या विलायक का प्रवाह होना, अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाह होना क्या कहलाता है? परासरण। क्या बेटा परिभाषा लिख दिया जाए? ज्यादा विलायक है, कम विलेय है, कम सांद्रण वाला विलयन है, अधिक सांद्रण वाला विलयन है, ज्यादा विलेय है, कम विलायक है। तो परासरण की परिभाषा मैं लिखना चाहता हूं बेटा, यहीं पे लिख देते हैं। परासरण क्या होता है? परासरण का मतलब विलायक का कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन, विलायक का कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में, अधिक सांद्रण वाले विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। विलायक का कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होना
पराशरण कहलाता है। ठीक, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ के रखिएगा। यहां पर थोड़ी सी परिभाषा अलग कर सकते हो। ज्यादा विलायक कम विलायक की तरफ क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रवाहित होना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पराशरण। अरे बेटा ये जरूरी नहीं है, केमिस्ट्री वाले सर की तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही और उनको ठीक होने में कुछ मंथ लग सकते हैं, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पूरे कॉन्सेप्ट निचोड़ देंगे। ये जरूरी नहीं है, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री भी वक्त पढ़ने पे पढ़ाऊंगा और वक्त पढ़ने पे मैथ भी पढ़ाऊंगा। इसके लिए आप चिंता नहीं करने को, ये समझ लो जो भी पढ़ाएंगे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आपको पूरे 100% अपना देंगे और पूरे कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पर आप 100% कंसंट्रेट दीजिए मुझे, तो 100% आपको रिजल्ट आएगा, अच्छा ही बेटर से बेटर मिलेगा। तो यहाँ ऑलराउंडर से सुसज्जित टीम है, जरूरी नहीं है केमिस्ट्री वाले फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर केमिस्ट्री वाले फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स वाले मैथ भी पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपकी क्लास 100% में लॉस नहीं जाने देंगे, पूरी क्लास आपको चलेगी। ठीक, इतना आया। तो थोड़ी सी बात यहां पे और समझ के रखिए, ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु गुजर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। और विलायक का कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में अर्धपारगम झिल्ली से होकर गुजरने वाला प्रवाहित होना पराशरण कहलाता है। ऐसी समझ लो, ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणु को एलाउ करे, ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को पास होने दे, विलयन के अणुओं को पास होने नहीं देगा, क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बता दिया क्या, पराशरण। क्या बताया बेटा, पराशरण। तो परिभाषा आपको समझ में आया, परिभाषा बिल्कुल आना चाहिए, अगर नहीं आया तो फिर से आप पूछ लीजिए, चिंता होने की कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं चलता हूं, थोड़ा सा और इसकी विषय पे नॉलेज करता हूं कि मैंने वही चीजें बनाया था जो मैंने कहा था। ये 2 पात्र हमने लिया था बेटा, 2 पात्र लेने के बाद ऐसा हमने साइज बनाया था, ये समझ लो पात्र हो गया। यहां पे ही अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई थी, और ये अर्धपारगम झिल्ली कहां कहां प्रकृति में देखने को मिलता है, प्रकृति में अर्धपारगम झिल्ली कहां कहां बेटा मिलता है देखने को, वो भी डिटेल में हम जानकारी देंगे। अर्धपारगम झिल्ली को SPM भी कहते हैं। SPM का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, ऐसी झिल्ली होती है जो विलायक के अणुओं को विलयन के अणुओं में जाने के लिए एलाउ करता है, लेकिन विलयन के अणु विलायक के अणु की तरफ नहीं जा सकता, उसको रोकता है। प्रकृति में अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में क्या क्या पाया जाता है, जंतु में और वनस्पतियों में अर्धपारगम्य झिल्ली पाया जाता है। कहां कहां, जंतुओं में और वनस्पतियों में अर्धपारगम्य
पाई जाती है। जंतुओं में क्या होता है, छिद्र होता है, रंध्रों का एक नेटवर्क होता है। क्या होता है, अति सूक्ष्म। जंतुओं और वनस्पतियों में अति सूक्ष्म छिद्र या रंध्र होते हैं। रंध्र का नेटवर्क क्या होता है बेटा, नेटवर्क होता है। इसलिए इसमें से होकर विलायक के अणु गुजर सकते हैं। इसलिए वो ऊपर करना चाहते हैं बेटा, सेलेक्ट करते हैं। इसलिए इसलिए विलायक के अणु गुजर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। आगे, ये कम सांद्रण वाला विलयन है। इसमें बेटा क्या रखा गया है, शुद्ध विलायक H2O। ये क्या है, कम सांद्रण वाला विलयन। ये क्या है बेटा, ये विलयन है। इसमें विलयन है, अधिक सांद्रण वाला विलयन। अधिक सांद्रण वाला अधिक सांद्रण वाला विलयन है, ये कम सांद्रण वाला विलयन है, तो हम अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब, किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के एक ओर, किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के एक ओर शुद्ध विलायक, यदि किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के एक ओर शुद्ध विलायक और दूसरी ओर विलयन को रखा जाए, तो विलायक के अणु झिल्ली में से होकर विलयन की तरफ पहुंचते हैं और तब दोनों ओर समान सांद्रण उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया? फिर से समझिए। यदि अर्ध पारगम्य झिल्ली के एक तरफ कम सांद्रण वाला विलयन या शुद्ध विलायक तथा दूसरी तरफ अधिक सांद्रण वाला विलयन या आप कह सकते हो विलयन रखा जाए, तो विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए विलयन में पहुंचते हैं और वह दोनों का सांद्रण समान करने का प्रयत्न करते हैं। क्या इतनी बात बेटा समझ में आ गया? ऐसा भी कह सकते हो, यदि अर्ध पारगम्य झिल्ली के एक तरफ कम सांद्रण वाला विलयन तथा दूसरी तरफ अधिक सांद्रण वाला विलयन रखा जाए, तो
विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की तरफ पहुंचते हैं तथा दोनों ओर का सांद्रण समान करने का प्रयत्न करते हैं या कोशिश करते हैं। ठीक है, तब तक होता है जब तक दोनों का सांद्रण क्या हो जाए, समान ना हो जाए। एक बात और हमने बताया, क्या बताया परिभाषा में हमने बताया विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर क्या करते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो यह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ के रखिए, ठीक है। और मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। अब बात आती है परासरण दाब की। बेटा परासरण दाब क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सेम यही रूल है। करना क्या है, आपको एक काम ये करना है, ये दाब है। यहां पे ऊपर एक पिस्टन लगा दीजिए। जब ऊपर पिस्टन लगा देंगे तो और यहां से दाब बढ़ाओ। हमें रोकना है, परासरण की प्रक्रिया को रोकना है। तो लगाया गया अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण की प्रक्रिया, जो प्रवाह हो रहा है, जो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की तरफ आ रहे हैं, इस चीज को मुझे क्या करना है बेटा, रोकना है। इस चीज को मुझे क्या करना है, रोकना है। इस चीज को क्या करना है बेटा, रोकना है। तो इधर से अगर हम दाब बढ़ा देंगे तो ये परासरण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो परासरण क्या होगा, रुक जाएगा। तो कुल मिला के ये समझ लो, करना क्या है, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए दिया गया अतिरिक्त दाब, विलयन की तरफ दी गई अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो ऐसा लिख सकते हैं, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन की तरफ दी गई अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन की तरफ दी गई दाब क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। कुल मिला के अगर बेटा पानी इधर से इधर फ्लो हो रहा है, तो अगर पानी इधर से इधर फ्लो हो रहा है अर्धपारगम्य झिल्ली से, तो इस पानी को मुझे मैं रोक सकता हूं। यहां पे प्रेशर को बढ़ा देंगे तो विलायक के अणु जो आ रहे थे ये रुक जाएंगे। तो परासरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यह अतिरिक्त दाब, वह अतिरिक्त दाब जो कि विलायक के प्रवाह को रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या वह अतिरिक्त दाब वह अतिरिक्त दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है,
विलायक के प्रवाह को रोकता है पराशरण दाब कहलाता है। वह अतिरिक्त दाब जो विलायक के अणुओं को रोकता है वह क्या कहलाता है? पराशरण दाब कहलाता है। बेटा, पराशरण दाब को किससे प्रदर्शित किया जाता है? पराशरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। पराशरण दाब को किससे प्रदर्शित किया जाता है बेटा? पाई से प्रदर्शित किया जाता है। ये पराशरण दाब करता क्या है? पराशरण दाब निम्न बातों पर डिपेंड करता है। निर्भर करता। पहला, पराशरण दाब पाई ये डिपेंड करता है सांद्रण पर। सांद्रण सी अगर बेटा सांद्रता उसका ज्यादा है, अगर सांद्रता ज्यादा है तो ये दाब कम होगा। सांद्रण अगर ज्यादा है तो जल्दी रुकेगा, सांद्रण कम है तो देर में रुकेगा। इतनी बात समझ पाए? तो सांद्रण अगर ज्यादा है तो जल्दी रुकेगा, मतलब ये दाब जो है सांद्रण पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, ये दाब ये टेम्परेचर पर, तापमान का मतलब अगर विलायक का ताप ज्यादा है, विलायक के ताप ज्यादा होने का मतलब अणु में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, अणु में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो प्रेशर आपको उनको रोकने के लिए, तेजी से जो आ रहे हैं उनको रोकने के लिए आपको प्रेशर ज्यादा लगाना होगा। ठीक, प्रेशर क्या होगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब वो रुक पाएंगे, अन्यथा विलायक के अणु विलयन में चले आएंगे। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड है। दोनों को बेटा मिला के अगर लिखो तो C और T आएगा। एक कांस्टेंट यहां पे रख लेंगे, CRT। क्या रखेंगे? CRT। C को क्या बोला जाता है? जहां C इक्वल टू N/V होता है। N को कहते हैं मोलों की संख्या और बटे आयतन, ये सांद्रण इक्वल टू होता है। ठीक, उसके बाद ये जो है R गैस नेतांक है। R को क्या कहा जाता है? गैस नेतांक। जब भी आप टेम्परेचर लेंगे, आप सवाल लगाते समय, तो आप केल्विन में लेंगे। आपको किस में लेंगे? केल्विन में लेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप समझ पाए? तो अगर इतनी बातें आप समझ पाए, पराशरण क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, और क्या पराशरण दाब क्या है, पराशरण दाब के लिए मैंने सूत्र आपको निकाल के बता दिया।
पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने की कोशिश किया। अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो जानना चाहते हैं कि पराशरण दाब क्या है और अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है और पराशरण किसे कहते हैं, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, एक अंडे, दो अंडे को लीजिएगा, अंडा खाए होंगे, दो अंडे को लीजिएगा, एक अंडे को आसुत जल में डालिएगा, एक अंडे को नमक के घोल में डालिएगा। तो जो आप अंडा आसुत जल में डालोगे वो अंडा फूल जाएगा, जो अंडा आप नमक के घोल में डालोगे वो अंडा सिकुड़ जाएगा। सोडियम क्लोराइड, वो अंडा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। यह कारण क्या होगा, अंडे के बाहर सांद्रण अधिक होगा। जो सिकुड़ता है वहां पे अंडे के बाहर सांद्रण अधिक होगा, इसलिए उस अंडे के पानी जो जल होगा वहां पे विलायक के अणु जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। और जब आसुत जल में डालोगे अंडे को, इसका मतलब कम विलायक बाहर है, अधिक विलयन है। अब अधिक से कम सांद्रण वाले विलायक से अधिक सांद्रण वाले विलयन में आएगा, तो इसलिए क्या होता है, फूल जाता है। आसुत जल में रखा अंडा कुछ समय बाद फूल जाता है। इसका क्या कारण है, इसका ये कारण है कि अंडा कुछ समय बाद फूल जाता है तो बाहर शुद्ध विलायक है, जल के अणु अंडे के भीतर प्रवेश करते हैं, इसलिए अंडा फूल जाता है। जल के अणु क्या करते हैं, अंडे के अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए ये फूल जाता है। और नमक के घोल में डालने पर क्या होता है, अंडे से जल बाहर निकलता है, इसलिए वो सिकुड़ जाता है। ये पराशरण से रिलेटेड बातचीत है। ठीक, चुकंदर, चुकंदर जानते होंगे, हर की एक पतली स्लाइड काटकर नमक की पानी में जब डाल दिया जाता है ये सिकुड़ जाता है। इसका मतलब इसमें एक वनस्पति झिल्ली का कार्य होता है, अर्धपारगम झिल्ली इसमें भी पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है। तो आप पूरी तरह से आप जान पाए। देखो, ये दो अंडा लिए, एक अंडा ये है, इसको मैंने किस घोल में डाला, तो मैंने इस अंडे को मैंने आसुत जल और इस अंडे को मैंने कहां पे डाला, NaCl में, सोडियम क्लोराइड में डाला, और ये अंडा फूल गया। इसका मतलब ये है विलायक के अणु इसके अंदर जा रहे हैं, विलायक के अणु इसके अंदर गए, इसलिए ये क्या हो गया, फूल गया। और में क्या हुआ, यहां से बाहर निकला, यहां से जल बाहर निकला, इसलिए ये सिकुड़ गया। ये किसकी वजह से हो रहा है, अर्धपारगम झिल्ली की वजह से हो रहा है। इतनी बात समझ पाए। इसका मतलब यहां पे विलायक का सांद्रण कम है, यहां पर ज्यादा विलायक है, इसलिए ये कम विलायक की तरफ आया। ज्यादा विलायक है इसलिए कम विलायक की तरफ आया, अंदर प्रवेश कर गया और ये अंडा फूल गया। और यहां पर कम विलायक है, बाहर, बाहर कम विलायक है, अंदर ज्यादा विलायक है। इसलिए ये जल ज्यादा से कम की तरफ आया, जल बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया। और यहां पे अधिक विलायक है बाहर,
अंदर अंदर कम विलायक है, इसलिए बाहर का जल अंदर प्रवेश कर गया और ये क्या हुआ, फूल गया। आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे एक प्रश्न और करने वाला हूं, जो अंडे का बाहरी होता है, जो अंडे का बाहरी खोल होता है, वो किसका बना होता है? अंडे का बाहरी खोल किसका बना होता है? अंडे का बाहरी खोल किसका बना होता है? कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे का बाहरी खोल, अंडे का बाहरी खोल किसका बना होता है? अंडे का बाहरी खोल ये कैल्शियम कार्बोनेट इसका बना होता। बेटा, आज की मेरी क्लास यहां पे समाप्त होती। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जरूर आप कमेंट करिएगा। जैसे अगर आप कमेंट करेंगे, मुझे भी लगेगा हाँ, बच्चों को 100% मैंने दिया और बच्चे 100% इसको कलेक्ट किए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।